हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमने स्टार्ट किया था उसमें मैं बोला था कि ये दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। एक था डी ब्रॉगली इक्वेशन जो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और अब एक है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको पढ़ते हैं। देखो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ एक लड़ाई है किसके बीच में। एक वर्ड होता है सर्टेनिटी और एक वर्ड होता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनिटी का मतलब होता है स्थिरता और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अस्थिरता। मतलब कि अनसर्टेनिटी का मतलब है कि किसी कॉन्सेप्ट में या मैं बोलूं किसी बात में थोड़ी सी क्या हो, अस्थिरता हो, मतलब उसका पता ना हो कि वो सच है या झूठ है। इस तरीके की बात हम लोग कर सकते हैं। अब अनसर्टेनिटी को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कार को ड्राइव कर रहे हो, या मैं बोलूँ कि एक कार को ड्राइव करते हुए जाते हुए देख रहे हो, तो जब ये कार मूव कर रही है, जब ये कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो हो क्या रहा है कि आप इस कार का पोजीशन एंड मोमेंटम, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर हम यहां पहुंचेंगे। मूव मतलब कार जब मूव कर रही है तो आप इसका पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हो। Simultaneously means position and momentum can be calculate simultaneously। मीन्स साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि आप इकट्ठा एक साथ उसकी पोजीशन भी बता सकते हो और मोमेंटम भी बता सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार है इनका अपना एक डेफिनेट पाथ होता है। इनका पाथ क्या होता है? अपना एक डेफिनेट पाथ होता है। मतलब कि कार अगर मान लो दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो मान लो कई सारे रूट हैं, तो मान लो उसने कोई एक रूट को पकड़ लिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसी रूट पे चलता चला जाएगा, तो उसका डेफिनेट पाथ होगा। और उस रूट पे अगर वो जा रहा है तो हम इजीली से पता कर सकते हैं बाय द स्पीडोमीटर, जो क्या नाम है, रोड के ऊपर जो स्पीडोमीटर लगे होते हैं। मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि गाड़ी अगर कहां पहुंची, रतलाम पहुंच गई, गाड़ी कहां पहुंच गई, रतलाम। और रतलाम के अंदर जो रोड है, मान लो उन पे रोड पे स्पीड लिमिट कितनी है, 50 की जो है स्पीड लिमिट है, मीन्स इतना किलोमीटर पर आवर आप चल सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, उसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया आपने, अगर गाड़ी इसी जगह पे चल रही है तो। और रतलाम पहुंच गई तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ली। लेकिन ये किस वजह से हुआ? क्योंकि एक डेफिनेट पाथ है। क्या है? एक डेफिनेट पाथ है। लेकिन यही अनसर्टेनिटी जब मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लगाता हूं, जब मैं किस पे लगाता हूं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे जब मैं लगाऊंगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या हो जाएंगे आपके, जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई पाथ फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन का कोई पाथ फिक्स नहीं है, इस बात को हम आगे प्रूव करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मॉडल कैसा है, 3D मॉडल है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करना आसान नहीं। ये बात हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें समझाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कौन से मॉडल में बैठा है, 3D मॉडल के अंदर बैठा है। मींस एटॉमिक मॉडल कैसा होता है, एटम का मॉडल कैसा होता है, 3D मॉडल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट पाथ नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है। तो आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही बात हेजनबर्ग ने कही। मतलब कि क्या था कि एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, वो कहते थे कि हम हर किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, या मैं बोल दूं हर किसी सब्सटेंस का, हर किसी बॉडी का पोजीशन एंड मोमेंटम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आज की कुछ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम के अंदर कोई कार कहां पहुंचेगी, कोई बस कहां पहुंचेगी, या हम कहां पहुंचेंगे, कि एक डाटा अगर हमें मिल जाए, प्रेजेंट डाटा अगर हमें मिल जाता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन हेजनबर्ग कहता था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल जो है इन क्या नाम है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये केवल किस पे एप्लीकेबल होता है, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, जिनका मास ज्यादा होता है। जैसे मैंने यहाँ कार के बारे में डिस्कस किया, जब वो मूव कर रही है तो उसके अंदर जब मोमेंटम है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम आप क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि उनका पाथ क्या है, डेफिनेट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो वो किस में बैठा है, 3D मॉडल में बैठा है। तो 3D मॉडल के अंदर बैठा है तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन आपका फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन आपको ये नहीं है कि यही होगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो जब पोजीशन चेंज हो रही है बार बार, तो आप ना उसका पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो, ना उसके अंदर क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है यहाँ एक साथ।
ठीक है, तो ये बात हमें इसके अंदर करनी है जो किसने कही, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कही। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बात कहता है, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि द पोजीशन एंड मोमेंटम of a microscopic particle, या मैं लिख दूं द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड accurately simultaneously। मतलब कि आप एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। मतलब आप पोजीशन और मोमेंटम को, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम विद एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोग कह दें कि पोजीशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, या मैं बोल दूं चेंज इन पोजीशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल एक्स से। डेल का मतलब चेंज, एक्स मीन्स क्या होगी, पोजीशन। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम, इस बात को हम प्रूफ करेंगे कि कैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसको बोल देता हूं मैं डेल पी। तो इनका जो कॉम्बिनेशन दिया वो बोला गया कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे एच बाई कितना 4 पाई, एच बाई क्या होगा 4 पाई। एच बाई 4 पाई इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, मींस इससे या तो ग्रेटर होंगे या फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे। एच बाई 4 पाई क्या है, अनसर्टेनिटी है जो किसके अंदर है, ये फिक्स है, ये अनसर्टेनिटी फिक्स है इनके अंदर, डेल एक्स और किसके अंदर, डेल पी। डेल एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन, डेल पी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इसको आप लिख सकते हो कि डेल एक्स इंटू डेल पी की बात अगर मैं करूं तो ये लिखा जा सकता है मास इंटू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई कितना 4 पाई। अब इसको और सॉल्व करके लिख सकते हो आप लोग, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अभी ये टर्म क्या है, इधर कांस्टेंट है, इधर m कांस्टेंट है, मींस मास कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके गया तो ये डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई कितना 4 पाई m। तो ये आपका एक इक्वेशन बना, ये हेजनबर्ग ने दिया इक्वेशन, जिसमें डेल एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन पोजीशन, और इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, जो कहां से निकल के आया, चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई कितना 4 पाई। ये अनसर्टेनिटी है, इतना अनसर्टेनिटी फिक्स रहेगा, इस बात को भी समझेंगे। तो क्या है कि द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। क्यों, क्योंकि चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल एक्स, चेंज इन मोमेंटम को क्या बोल रहे हैं, डेल पी, और ये एक इक्वेशन के तहत हमने बोला है कि डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई कितना 4 पाई है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखो यहां ये कहता है कि अगर हम लोग डेल एक्स इंटू डेल पी लेके चल रहे हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमने कर दिया एच बाई 4 पाई। तो देखो अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मैं कह दूं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को बढ़ाते हो, अगर ये अनसर्टेनिटी बढ़ गई तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मींस मोमेंटम का फाइंड आउट कर सकते हो। मैं क्या लिख दूं कि इफ फ्रॉम one side we have calculated या find out the position of particle, अगर हमने पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया, या मैं लिख दूं और स्मॉलर द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल का पोजीशन स्मॉलर है देन ऑन द अदर साइड लार्जर विल बी द मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा।
मतलब एक चीज आपके हाथ में आई तो एक चीज क्या हो गई, निकल के चली गई। आपने पोजीशन को तो फाइंड आउट कर लिया, फिर मोमेंटम क्या हो गया, लार्ज हो गया। कैसे होगा उसको समझेंगे। और वाइस वर्सा में लिख दूं, और क्या लिख दूं मैं, वाइस वर्सा। मतलब कि अगर मोमेंटम स्मॉलर होगा तो पोजीशन क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। मतलब आपके हाथ में पोजीशन नहीं आएगी। लेकिन ये सब कुछ जो जुड़ा हुआ है वो पोजीशन से जुड़ा हुआ है। हम जो डिस्कस करेंगे वो पोजीशन को पकड़ के करेंगे, ठीक है। मतलब पोजीशन को छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम को समझेंगे कि अगर मैंने पोजीशन को छोटा किया, स्मॉलर किया, तो मोमेंटम कैसे लार्ज हो गया, या मैंने पोजीशन को क्या कर दिया, लार्ज कर दिया, तो मोमेंटम कैसे जो है कम हो गया। मीन्स अगर मैं अनसर्टेनिटी बढ़ाता हूं किसमें, पोजीशन में, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मैं अनसर्टेनिटी बढ़ाता हूं, घटाता हूं किसके अंदर, पोजीशन में, तो मोमेंटम, जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, उसकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां लिखता हूं मैं कि इफ डेल एक्स की अनसर्टेनिटी, इफ डेल एक्स की अनसर्टेनिटी, इफ अनसर्टेनिटी इन डेल एक्स अगर मैं इंक्रीज कर दूं, सो या देन अनसर्टेनिटी इन डेल पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा इसी से लेके, इफ अनसर्टेनिटी इन डेल एक्स मैं क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो मैं क्या कहूंगा, देन अनसर्टेनिटी इन डेल पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं जो कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाऊंगा, जो बात को मैं आपको, जिन बातों को क्लियर करूंगा, वो मैं पोजीशन को लेके ही करूंगा। मतलब मैं पोजीशन को पहले चेंज करूंगा, उसके बाद मोमेंटम में मैं चेंज अपने आप दिखाऊंगा। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हेजनबर्ग ने बोला। अब इसका हम प्रैक्टिकली प्रूफ देखेंगे कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसमें क्या किया गया कि द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। मतलब आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को। उसने बोला भाई डेल एक्स को आप लोग क्या बोल दो, चेंज इन पोजीशन, डेल पी को क्या बोल दो, चेंज इन मोमेंटम। उसने कहा इनके अंदर एक अनसर्टेनिटी तो फिक्स है, जो कितनी है, h बाई कितना, 4 पाई। या तो वो इनके अंदर अनसर्टेनिटी या तो इसके इक्वल होगी या फिर इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी, इससे कम नहीं हो सकती। और इसको हमने सॉल्व करके कुछ इस तरीके से लिख लिया। यहां हमने लिखा है कि इफ फ्रॉम वन साइड, हम एक साइड से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वी हैव फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अगर हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट कर लिया, या मैं बोल दूं और स्मॉलर द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, अगर हमने पार्टिकल की पोजीशन को स्मॉल कर दिया तो क्या हो जाएगा, देन लार्जर विल बी द क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, या फिर वाइस वर्सा। और मैंने एक सिंपल टर्म में लिखा है कि इफ अनसर्टेनिटी इन डेल एक्स में इंक्रीज कर देता हूं, तो कैसे इंक्रीज होगी इस बात को समझेंगे। देन अनसर्टेनिटी इन डेल पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर मैं अनसर्टेनिटी इन डेल एक्स क्या कर देता हूं, डिक्रीज, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो कुछ भी हमें पढ़ना है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को लेके पढ़ना है। मतलब मैं पोजीशन को स्मॉल करूंगा, लार्ज करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं मोमेंटम की बात करूंगा। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक डेरिवेशनल कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मींस ये क्या कॉन्सेप्ट था कि कुछ साइंटिस्ट थे जो इस बात को कहते थे कि देयर इज ए सर्टेनिटी इन द यूनिवर्स। मतलब आज आप खड़े होकर अपने बारे में आगे आने वाले 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर अपने बारे में कुछ भी बता सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट डाटा। मींस फॉर एग्जांपल आपको कोई आज किसी भी इंसान को कोई डिजीज हो जाए, तो डॉक्टर्स उस डिजीज के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस डिजीज की वजह से इस बॉडी के अंदर क्या हो सकता है आने वाले 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर। तो आइंस्टाइन की बात भी ये सही थी कि हम लोग एक परफेक्ट डाटा के अकॉर्डिंग, जो प्रेजेंट डाटा है, उस प्रेजेंट डाटा को यूज करके हम आने वाले टाइम के अंदर कई सारी बातों को पता कर सकते हैं। लेकिन हेजनबर्ग कहता था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बात आप लोग कह रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल किस पे अप्लाई होगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अप्लाई होगा। मैक्रोस्कोपिक क्या, कि हाँ जो डिजीज हमें हुई है या किसी इंसान को हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इस बात को कि इसके साथ ये हो जाएगा। ये कार के ऊपर अप्लाई हो सकता है कि कार अगर एक मूव कर रही है तो हम लोग कह सकते हैं इसका पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर लिए। अर्थ हो गया, सन हो गया, आप लोग आज खड़े खड़े मतलब देखते हो कि वेदर कास्ट आप लोगों को पता लग जाता है। तो दिस इज ऑल ड्यू टू द दैट इक्वेशन कि भाई जो आइंस्टाइन ने कुछ बातें अपनी कही थी, एक तबका था, एक अलग से एक ग्रुप था साइंटिस्ट का जो इस बात को कहते थे कि देयर इज ए सर्टेनिटी इन द यूनिवर्स। आज आप खड़े होकर एक डाटा के अकॉर्डिंग ये बता सकते हो कि आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन एक और ग्रुप था जो हेजनबर्ग का ग्रुप था, वो ये कहता था
कि इट इज नॉट पॉसिबल विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये केवल किस पे एप्लीकेबल होगा, जो बात अभी हम कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी मैं पार्टिकल की ही बात कर रहा हूं, मैं पार्टिकल की अगर बात मैं कर रहा हूं तो हम सब क्या है, पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोला गया है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एक ग्रुप कहता था कि हम इसकी इलेक्ट्रॉन, इस सब एटॉमिक पार्टिकल की भी पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग इसके बारे में मना करता था कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसके बारे में आप नहीं बता सकते। अब कैसे होता है, क्या ये चेंज कैसे आता है कि डेल एक्स अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है, डेल एक्स अगर मैं डिक्रीज कर देता हूं तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस बात को समझते हैं। देखो इसको आप लोग नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो इस बात को कैसे समझा जा सकता है, हाइजेनबर्ग ने इस बात को कैसे प्रूव किया कि ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ क्या है आपका न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से इसके आसपास, इसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ हो गया आपका, सेंटर में प्रेजेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पाथ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हाइजेनबर्ग ने कहा कि हमें एक फोटोन की एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, मींस फोटोन्स, लाइट ऑफ फोटोन यूज करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, ये आपके क्या हो गए, फोटोन हो गए, फोटोन का सोर्स हो गया जो एनर्जी भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन भेजेगा। अब कोई भी रेडिएशन यहां से जब बनेगी, कोई भी रेडिएशन यहां से जब बनेगी तो वो रेडिएशन क्या करेगी, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां इस तरीके से घूमता आ रहा है, यहां आपने जाल डाल दिया, यहां जैसे आप लोग किसी जंगल के अंदर किसी जानवर को जब पकड़ रहे हो तो क्या करोगे, आप लोग एक जाल डालोगे, वहां पे ट्रैप डालोगे। तो हमने भी यहाँ क्या डालना है, एक ट्रैप डालना, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस ट्रैप के अंदर आके फंसेगा हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि यहां से एक रेडिएशन आई और ये रेडिएशन यहां फॉल हुई, और ये यहां फॉल थी तो इलेक्ट्रॉन यहां मूव करता हुआ आया और इलेक्ट्रॉन यहां जैसे इससे टकराया, और इस रेडिएशन की अपनी क्या थी, एक वेवलेंथ थी। इसको मैं क्या बोल दूंगा, लैम्बडा बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा मैं, लैम्बडा। और जैसे ये फोटोन विद सम एनर्जी, विद एनर्जी हम लोग कह दे, फोटोन के अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। ये एनर्जेटिक फोटोन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इस जगह टकराएगा, तो अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फोटोन अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, और जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो अपने पाथ से क्या होगा, डिफ्लेक्ट। तो जहां से ये डिफ्लेक्ट हुआ है तो आप सीधा कह दोगे कि दिस इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पोजीशन फाइंड आउट होगी। अब मोमेंटम के बारे में बात करनी है। देखो अब आपने यहां से यहां तक देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन चलता आ रहा है विद मोमेंटम, कुछ मोमेंटम p के साथ, लेकिन जैसे ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो फोटोन ने अपना पाथ क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब उसमें होगा क्या कि फोटोन जो है ना वो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आया, और विद सम एनर्जी जैसे वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो फोटोन के अंदर भी मोमेंटम है अपना, तो वो क्या करेगा, अपना कुछ मोमेंटम विद सम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर। तब एक बात क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जिस मोमेंटम से यहां तक पहुंचा था, अब आगे वो उस मोमेंटम से नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इस फोटोन ने इसको क्या कर दिया, हल्का सा एक धक्का दे दिया है, मैं बोल दूं इसके अंदर एक एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, एक मोमेंटम ट्रांसफर इसके अंदर कर दिया। तो जो वो मोमेंटम यहां से यहां तक लेके आया था वो आगे इतना मोमेंटम नहीं रहेगा। मतलब यहां का मोमेंटम, यहां का अगर मैं P बोल दूं और यहां का अगर मैं P बोल दूं तो इन दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, क्योंकि यहां से लगने वाला धक्का भी इसको क्या कर देगा, मोमेंटम को चेंज करेगा, क्योंकि ये सम एनर्जी के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, फोटोन क्या आ रहे हैं, सम एनर्जी के साथ। तो हो गई वही बात कि आपने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही फाइंड आउट किया तो आपका मोमेंटम क्या हो गया, लार्ज हो गया। मोमेंटम क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो साइमल्टेनियसली आप लोग फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे कि अगर आपने पोजीशन को क्या कर दिया, स्मॉलर कर दिया, आपने पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया, तो उस फोटोन ने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, मोमेंटम को इसके को बढ़ा दिया, तो मोमेंटम क्या हो गया, लार्ज हो गया। मतलब जो मोमेंटम आप यहां से यहां तक सोच रहे थे, जैसे ही फाइंड आउट करने जाते झट से मोमेंटम क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो वही बात आ गई कि अब मैंने क्या कर दिया, डेल एक्स को क्या कर दिया, स्मॉलर, मतलब अनसर्टेनिटी इन डेल एक्स क्या कर दी मैंने, स्मॉलर। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो गई, बढ़ गई। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो गई, बढ़ गई। डेल को आप लोग यहाँ चेंज इन पोजीशन कह लो या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कह लो। तो मगर मैंने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
वही बात मैंने यहां समझाई। अब क्या है कि देखो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, मैं एक बात लिख देता हूं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी कि डेल एक्स इज इक्वल टू हमेशा किसके होगा, लैम्बडा के होगा। डेल एक्स हमेशा इक्वल टू किसके होगा, लैम्बडा के। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो क्या है, इस पे बाद में आएंगे, यहां से एक बात को समझते हैं। अब मान लो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हमें मोमेंटम को पकड़ना है, मतलब मोमेंटम को स्मॉल करना है, तो आपको पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, लार्ज करना पड़ेगा। मतलब आप मोमेंटम को अगर स्मॉल करोगे तो पोजीशन अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लार्ज। और जो मैंने यहाँ लाइन लिखी है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है ना वो इज इक्वल टू किसके है, लैम्बडा के है। मतलब ये बात क्या है कि देखो जितनी वेवलेंथ होगी, जितनी ये वेवलेंथ होगी कम से कम उतनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तो रहेगी ही रहेगी। जितनी ये वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, मतलब कि अभी मैंने आपको यह समझाया, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि मैं केवल पोजीशन को ऊपर नीचे करूंगा और मोमेंटम अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होगा। तो अभी मैंने क्या कर दिया, पोजीशन को क्या कर दिया है, लार्ज कर लिया। मतलब कि पोजीशन मेरे पास इस केस में क्या है, लार्ज है, सॉरी स्मॉल है। पोजीशन क्या है मेरे इस केस के अंदर, स्मॉल है, तो मोमेंटम क्या ऑटोमेटिकली लार्ज। अब किसी ने मुझसे कहा कि भाई आप लोग पोजीशन को लार्ज करो और मोमेंटम को स्मॉल करो, तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को इसको बड़ा कर दोगे या इसको छोटा कर दोगे। इलेक्ट्रॉन को बड़ा छोटा करने से या फोटोन को बड़ा छोटा करने से कुछ नहीं होगा। जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन घटाई और बढ़ाई जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है वो लैम्बडा की वजह से की जा सकती है। मतलब कि वेवलेंथ हमेशा इज इक्वल टू होगी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मतलब वेवलेंथ अगर ज्यादा तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी क्या होगी, ज्यादा, और अगर वेवलेंथ कम तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी क्या होगी, कम। इस बात को मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लो कि आपने यहां पे मैं कह दूं कि कोई कीड़ा ले लिया है, मैं बोल दूं कोई चींटी ले ली, ठीक है, ये कोई चींटी होगी। आपने इस चींटी को एक इस तरीके के एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से ढक दिया, ऐसे बंद कर दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये गिलास इसके अंदर। अब देखो जितना ये पार्ट है, जितना ये पार्ट है, इतनी इस चींटी के लिए क्या है, अनसर्टेनिटी है। मतलब आप ऊपर से कहोगे, जब आप ये कहोगे कि आपसे कोई पूछेगा कि चींटी कहां है, तो आप कहोगे ग्लास के नीचे, लेकिन ग्लास के नीचे आपने बताया, आपने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई। अब एग्जैक्ट पोजीशन आप लोग क्यों फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जितना इस ग्लास का ये जो हिस्सा है, ये जो उल्टा ग्लास जो मैंने रखा हुआ है, ये जो हिस्सा होगा ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, अनसर्टेनिटी का। ये किसका काम कर रहा है, अनसर्टेनिटी का। मतलब कि इतनी तो इसकी पोजीशन में क्या है, अनसर्टेनिटी है। ये चींटी यहां से यहां जा सकती है, यहां से यहां जा सकती है, यहां से यहां जा सकती है, तो ये इसके अंदर क्या है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूं, इसी चींटी को इस ग्लास के अंदर रख देता हूं, इसके नीचे दाब देता हूं, और मैं ऊपर से कहता हूं कि अब अनसर्टेनिटी, या मैं बोल दूं कि यहां जो चींटी है इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है या इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ जो चींटी हमने ली है उसकी यहां ज्यादा है अनसर्टेनिटी, यहां अनसर्टेनिटी क्या है, कम है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां है कि जो हम रेडिएशन लेके आ रहे हैं उसके अंदर जो पोजीशन की बात मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, वो भी डिपेंड करती है किस पे, लैम्बडा पे। अब ये आपके लिए क्या हो गया, लैम्बडा, और ये आपके लिए कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये क्या चीज होगी आपके लिए, लैम्बडा, और ये आपका ये जो है यहाँ जो चींटी हमने ली थी ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन। मींस इलेक्ट्रॉन अगर बड़े एरिया के अंदर रखा जाएगा तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन अगर छोटे एरिया के अंदर रखा जाएगा तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली अगर मेरी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ अगर मेरी ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर मेरी वेवलेंथ कम है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी क्या होगी, कम होगी। मतलब कि अब आपसे जब किसी ने कहा कि भाई मोमेंटम को तो स्मॉल करके दिखा और पोजीशन को क्या करके दिखा, लार्ज करके दिखा, ठीक है, तो एक इक्वेशन मैं पहले लिख लेता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। मैंने एक इक्वेशन लिख ली, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, और हम एक और बात जानते हैं कि ई इज इक्वल टू एच सी बाई कितना, लैम्बडा। ये इक्वेशन भी हमें पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्बडा। तो ये दो इक्वेशन पे भी जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से उसी पे आते हैं। हमने क्या किया था कि मोमेंट, एक रेडिएशन इस पे फॉल कराई तो हमने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, मोमेंटम क्या हो गया, लार्ज हो गया।
ठीक है। अब देखो यहां देखो, अगर मेरी लैम्बडा लार्ज है तो मोमेंटम क्या हो गया, स्मॉल हो गया, सॉरी एनर्जी क्या होगी, स्मॉल हो गई। और अगर मेरा लैम्बडा स्मॉल है तो एनर्जी क्या हो गई, लार्ज हो गई। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं दोनों। लैम्बडा अगर मेरा स्मॉल होगा, वेवलेंथ अगर मेरी स्मॉल होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और अगर लैम्बडा मेरा क्या होगा, लार्ज होगा, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब यहां आते हैं, देखो हमने क्या किया, पोजीशन को स्मॉल किया, मोमेंटम को क्या किया, लार्ज किया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि मोमेंटम को तो क्या करना है, स्मॉल, पोजीशन को क्या करना है, लार्ज। और मैंने आपसे कहा कि पोजीशन को लार्ज और स्मॉल तब किया जा सकता है जब वेवलेंथ को हम स्मॉल और लार्ज करेंगे। तो अब मान लो ये मेरे पास एक वेवलेंथ थी जिसमें मैंने जो वेवलेंथ थी उसके अंदर मैंने वेवलेंथ स्मॉल ली थी, तो स्मॉल वेवलेंथ ली थी तो पोजीशन भी क्या होगी, स्मॉल। अब इन केस मान लो मैं वेवलेंथ को क्या ले लूं, लार्ज ले लूं। मैं वेवलेंथ को क्या ले लेता हूं, लार्ज ले लेता हूं। ये वेवलेंथ मेरी क्या होगी, लार्ज होगी। अब वेवलेंथ अगर मेरी लार्ज होगी तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां समझाया, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर मैंने वेवलेंथ को लार्ज किया, अगर मैंने वेवलेंथ को लार्ज किया तो सब्सटेंस के अंदर जो भी चीज यहां से आ रही है उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर ये लार्ज हो गई मेरे पास, सॉरी, अगर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये क्या होगी, लार्ज हो गया मेरे पास वेवलेंथ, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो मतलब कि लार्ज वेवलेंथ के साथ फोटोन के अंदर एनर्जी क्या है, कम। और एनर्जी अगर कम है तो मतलब कि यहां पे जो मोमेंटम फोटोन का आ रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन में कम मोमेंटम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एनर्जी कम हो गई फोटोन की एनर्जी कम होते ही जो फोटोन आ रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कम एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, मतलब कि इसके मोमेंटम को कम कर देगा। तो पोजीशन अगर मैंने लार्ज कर ली तो मोमेंटम क्या हो गया, स्मॉल हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर से देखो मैंने क्या किया था, थोड़ी देर पहले मैंने लैम्बडा को क्या ले लिया था, स्मॉल ले लिया था। लैम्बडा भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिया था, स्मॉल। तो उस केस में जब मैंने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया तो वो मेरी स्मॉल आई थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, लैम्बडा को मैंने लार्ज कर दिया, तो पोजीशन इन इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, लार्ज हो गया। यही बात मैंने आपको समझाई। अब अगर ये लार्ज हो गया तो इसके अकॉर्डिंग समझो, लैम्बडा अगर मेरा लार्ज होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस। और फोटोन के अंदर अगर एनर्जी कम होगी तो वो इस पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो धक्का लगाना है या इसके मोमेंटम को जो चेंज करना है वो क्या होगा, कम चेंज होगा। क्यों, एनर्जी कम है। और एनर्जी अगर कम है तो आप लोग क्या फाइंड आउट कर पा रहे हो, मोमेंटम को फाइंड आउट कर पा रहे हो, मतलब मोमेंटम स्मॉल हो गया। देखो दोनों वाइस वर्सा चल रहे हैं। अगर आपने पोजीशन को स्मॉल किया था तो मोमेंटम लार्ज हो गया था, अगर आपने पोजीशन को लार्ज कर दिया तो मोमेंटम क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर ही नहीं पा रहे हो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को या मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को। दैट्स व्हाई हाइजेनबर्ग ने ये बात कही कि द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली, कि हम लोग पोजीशन एंड मोमेंटम को, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को या पोजीशन को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर मेरे पास लैम्बडा में स्मॉल लेता, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, अगर मैं लैम्बडा क्या लेता, स्मॉल लेता, ये मेरे पास कोई लैम्बडा है, ये लैम्बडा स्मॉल है मेरे पास, तो लैम्बडा अगर मैं स्मॉल लूंगा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इधर देखते चले जाओ इस इक्वेशन के अंदर, लैम्बडा मेरा स्मॉल, एनर्जी क्या हो जाएगी, मैं यहां फिर से लिखता हूं पूरा पॉइंट, लैम्बडा अगर मेरा स्मॉल हुआ और मैंने आपको बता दिया कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, डेल एक्स है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। अगर मेरा लैम्बडा स्मॉल हुआ तो यहां मैं लिख देता हूं डेल एक्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा, लेकिन एनर्जी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। और एनर्जी मोर होने की वजह से मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मेरा लैम्बडा स्मॉल है तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाई है बात। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर स्मॉल हुआ तो एनर्जी क्या है उसके अंदर, ज्यादा है फोटोन के अंदर, तो फोटोन के अंदर अगर एनर्जी ज्यादा तो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा धक्का लगेगा, मोमेंटम इसका और क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो ये पहला फेलियर हुआ, ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। कि हम सोच रहे थे कि हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर पाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा केस कि इफ डेल एक्स को, या मैं बोल दूं लैम्बडा को क्या ले लूं मैं, लैम्बडा को क्या ले लूं मैं, लार्ज ले लेता हूं, तो डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो ये मैंने लैम्बडा लिया लार्ज, ये मैंने लैम्बडा लार्ज लिया, तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, लार्ज हो गया। लेकिन जैसे मैं लैम्बडा को क्या लूंगा, लार्ज लूंगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी उसमें, कम। एनर्जी कम तो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा।
और स्मॉल होते ही मैं बोल दूंगा कि आप लोग इनको साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप पोजीशन को स्मॉल करते हो तो मोमेंटम लार्ज हो रहा है, और मोमेंटम को स्मॉल करते हो तो पोजीशन क्या हो रही है, लार्ज हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ फॉर द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लेकिन इसी बात को अगर आप लोग एक कार पे अप्लाई करने लगो कि भाई इन फोटोन को लेके ना यहाँ कार के ऊपर डालने लगो, तो कार का मास इतना ज्यादा है कि इस कार के ऊपर इन फोटोन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं आएगा। और मोमेंटम में अगर कोई चेंज, भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन को जब मैं इन फोटोन का यूज कर रहा हूं तो फिनोमिना तो सब पे सेम लगना चाहिए ना। मैं इन फोटोन को फिर कार पे भी यूज करूंगा, लेकिन कार का मास क्या है, ज्यादा है, कार का मास क्या है, ज्यादा है। लेकिन कार के ऊपर जब ये फोटोन आके गिरेंगे तो कार के पाथ में या मैं बोल दूं मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। दिन भर कार के ऊपर जो है, मान लो दिन में कार दौड़ रही है तो दिन भर सनलाइट गिरती है, दिन भर कोई ना कोई लाइट आके उस पर गिरती है, तो कार के मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, कार अपने मोमेंटम से चलती है। तो दैट्स व्हाई हम इसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस सेम डी ब्रोगली की तरह है। डी ब्रोगली का जो सिग्निफिकेंस था वो भी किसके ऊपर लाई कर रहा था, केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर, मैक्रोस्कोपिक के ऊपर लाई नहीं कर रहा था। ऐसे ही हेजनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर लाई करेगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर लाई नहीं करेगा। तो मैं लिख देता हूं सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या सिग्निफिकेंस हो जाएगा, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, मतलब कि जो बात सबने कही थी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हेजनबर्ग ने उस बात को क्या कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप साइमल्टेनियसली उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते, और उसने इस बात का प्रूफ दिया हमें अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, और यहां भी देखो मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, लैम्बडा। अगर मेरा लैम्बडा लार्ज होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, स्मॉल। अगर मेरा लैम्बडा स्मॉल होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, लार्ज। और डेल एक्स जो मैं चेंज करूंगा वो अकॉर्डिंग टू लैम्बडा करूंगा, यह मैंने आपको बताया, ये बात मैंने आपको यहां समझाई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसका सिग्निफिकेंस केवल किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, मैक्रोस्कोपिक के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस इन न्यू टॉपिक, इन न्यू टर्म, या एक क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्यों नहीं हो सकता। इस बात को भी हेजनबर्ग ने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट हो सकता। तो इस बात को समझते हैं एक बार। क्वेश्चन बना लेते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों प्रेजेंट नहीं हो सकता। देखो, हेजनबर्ग ने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस निकाल लिया था, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो वो कितना बताया था, 10⁻⁻15 मीटर। तो अब अगर मान लो इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, अगर हम मान लेते हैं कि लेट इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी रहेगी, सो अनसर्टेनिटी ऑफ या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगी। अभी मैंने आपको समझाया, ये गिलास था, ये गिलास का जितना डायमीटर होगा उतनी क्या हो जाएगी, उस चीटी की अनसर्टेनिटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जिसका डायमीटर कितना है, 10⁻⁻15 मीटर है, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब इक्वेशन क्या थी कि डेल एक्स इंटू में कितना, डेल वी मीन्स वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई कितना 4 पाई m।
अब यहां से हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि हमने पोजीशन तो निकाल लिया, पोजीशन तो कितना बता दिया हमने, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तो कितना बोल दिया, 10⁻⁻15 मीटर बोल दिया। तो मैं लिखूंगा डेल वी इज इक्वल टू लेके हम इसको चलेंगे फॉर कैलकुलेशन की टर्म में, हम इसकी ग्रेटर साइन को हटा देते हैं, इक्वल टू का साइन लेके चलते हैं। तो h/4πm इंटू में कितना हो जाएगा डेल एक्स, और जब इसको सॉल्व किया इज इक्वल टू h/h क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻³ कितना -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3.14 इज मल्टीप्लाइड बाय मास कितना 9.1 इंटू 10⁻³ कितना -31 किलोग्राम, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स कितना ले लिया हमने 10⁻³ कितना -15 मीटर। इसको जब सॉल्व 5.77 इंटू 10⁻15 या मैं बोल दूं 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा। अब इसको देखो, ये क्या है, ये मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.8 इंटू 10 या 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड होती है। और इस वेलोसिटी को देखो, ये वेलोसिटी इससे भी ज्यादा है, मतलब, और ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई है, ये बात अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है कि लाइट की स्पीड से, लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा किसी की रेडिएशन, ये मैं बोल दूं किसी की स्पीड हो सकती है। लेकिन वेलोसिटी देखो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। तो दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई this value is greater than velocity of light. That's why electron cannot be present in a nucleus. That's why electron cannot be present in the nucleus. So this is all about the Heisenberg uncertainty principle. और एक most important question कि why electron cannot be present in the nucleus, क्योंकि उसका रेडियस जो या मैं बोल दूं वेलोसिटी जो है उसकी, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। और इतनी वेलोसिटी आज तक किसी में प्रूफ नहीं हुई, ना ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा किसी की वेलोसिटी हो जाए। तो दिस इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके सिग्निफिकेंस हमने पढ़े, उसका प्रूफ पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जो है हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, या बोल दूं मैं क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट किया था, मॉडल ऑफ एटम, तो उसमें हमने डी ब्रोगली तो लास्ट कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा क्या खत्म हो गया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।